नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर तरल मोज़ेक मॉडल भी इसको अपन कहते हैं। यह मॉडल दिया किसने था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित मॉडल है। ये मॉडल दिया किसने था? सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 के अंदर ये मॉडल दिया। सिंगर एवं निकोलसन सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने यह मॉडल 1972 के अंदर दिया था, 1972 के अंदर दिया था। यह मॉडल सही रूप से व्याख्या करने में सक्षम है प्लाज्मा कला की संरचना को बताने के लिए। ये मॉडल बेसिकली बताता क्या है? ये मॉडल कहता है कि इसकी जो संरचना होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वह लिपिड बाइलेयर की होती है, जिसके अंदर अणु रहते हैं प्रोटीन के, जो कि इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक रूप के अंदर पाए जाते हैं। यानी मोज़ेक अवस्था के अंदर प्रोटीन अणु पाए जाते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। अपन इसमें देखते हैं, डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं, ये देखिए, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर प्रोटीन अणु पाए जा रहे हैं, जैसे इसके अंदर बनाया गया है। ये प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? जो कि आंतरिक रहता है, उसको अपन कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर धसा हुआ पाया जाता है अंदर की तरफ। और ये प्रोटीन कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि बाह्य प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन पूरा बीज के अंदर पाया जा रहा है, उसको अपन समाकलित प्रोटीन भी कहते हैं। इनकी क्या खासियत रहती है? ये जो लिपिड बाइलेयर है, यह लचीली अवस्था के अंदर पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर मूवमेंट किया जा सकता है, मूवमेंट होता है इनके अंदर। और ये जो प्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी फिक्स्ड अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इनमें भी मूवमेंट रहता है। इनमें देखिए कि ये जो प्रोटीन रहते हैं, इनके बाहर की तरफ टैग लगे हुए रहते हैं। टैग जो है वह शुगर के भी हो सकते हैं, यानी कि शर्करा के टैग हो सकते हैं, या फिर शर्करा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है इस पे, और यहां पे जैसे मान लीजिए लिपिड का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यह टैग लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी टैग लगाए जा सकते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? टैग क्या रहता है? इसमें आप समझ सकते हैं टैग के बारे में कि एक ऐसी चीज है जो कि सेल का जो एनवायरनमेंट रहता है बाहर का, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आवश्यक होता है। सेल के एनवायरनमेंट जो है, बाहर से अंदर कौन सी चीज जाएगी सेल के अंदर, ये उसके लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं। हर एक जो रहता है पदार्थ, वह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। अगर वह रिसेप्टर मौजूद है तो ही वह जो केमिकल रहेगा, पदार्थ रहेगा, अणु है, वह कोशिका के अंदर आ सकता है, नहीं तो वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करते हैं कि इसमें टैग लगे हुए रहते हैं, अलग अलग जगह पे टैग लगे हुए रहते हैं। इसमें देखिए, एक बनाया गया चैनल प्रोटीन बनाया गया है। इसको अपन चैनल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन है, यह एक तरह से पंप का काम करते हैं। बाहर अगर कोई चीज मौजूद है तो उसको अंदर लेने का जो काम है, वह इस चैनल प्रोटीन के माध्यम से भी किया जाता है।
तो ये बच्चों ये आपका है सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहले कार्य की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर पाई जाती है पारगम्यता, यानी कि झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर पारगम्यता पाई जाती है ताकि यह जो आवश्यक चीजें हैं बाहर की उनको अंदर अपने कोशिका के अंदर ले सके, इसलिए इनके अंदर पारगम्यता का लक्षण पाया जाता है। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को अपन कहते हैं परासरण भी कहते हैं, परासरण भी कहते हैं। इसके अंदर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो पदार्थ रहते हैं उनका आवागमन होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख रखा होगा इसका किशमिश का, ठीक है, दाग जो होती है किशमिश रहती है, अगर इसको अपन पानी में भिगो दिए, अगर इस दाग को अगर पानी में भिगो दिया जाता है तो थोड़ी ही देर बाद ऑस्मोसिस के द्वारा दाग का जो साइज रहता है, किशमिश का जो साइज है वह इंक्रीज हो जाता है। तो यह लक्षण कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या रहता है? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। इसका मतलब रहता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि जब किसी केमिकल का ट्रांसपोर्ट होता है कोशिका के अंदर निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, तब उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे केमिकल रहते हैं, गैसेस वगैरह रहती है जैसे कि CO2 है, ऑक्सीजन है आदि, इनका ट्रांसपोर्ट कोशिका के अंदर पैसिवली होता है जिसमें ऊर्जा की क्षति कोशिका को नहीं होती है। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, यानी कि कोशिका के अंदर उनकी सांद्रता ज्यादा है पदार्थों की, लेकिन फिर भी उसका ट्रांसपोर्ट होता है, तब वह कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऊर्जा की क्षति होती है। फिर आता है फैगोसाइटोसिस। इसको अपन कह सकते हैं सेल ईटिंग भी कह सकते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोशिका जो रहती है वह ठोस जो पदार्थ जो रहते हैं उनको अपने अंदर लेती है, भक्षण करती है कोशिका। जैसे कि मान लिया ये कोई कोशिका है और यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है, तो कोशिका क्या करेगी? साइड से कूटपाथ का निर्माण कर लेगी। इस तरीके से कूटपाथ का निर्माण कर लेगी और फिर ये कूटपाथ आपस में मिल जाएंगे और इसको अंदर ले लिया जाएगा फूड वैक्यूल के तौर पर। फूड वैक्यूल जो रहती है खाद्य रिक्तिका जिसको अपन कहते हैं, खाद्य रिक्तिका के द्वारा कोशिका के अंदर ले लिया जाता है। एक और चीज रहती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग या फिर कोशिका पायन। यह भी सेम प्रोसेस ही है लगभग, लेकिन इसमें कूटपाथ का निर्माण नहीं होता है। सेल ड्रिंकिंग के अंदर लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लिक्विड जो चीज है उसको कोशिका के अंदर लेने के लिए, प्रवेश कराने के लिए कोशिका पायन के द्वारा सेल अपने अंदर लेती है। बस इसमें अंतर क्या है कि कूटपाथ का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो बच्चों ये आपके तरल मोज़ेक मॉडल और कार्य जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके कंप्लीट होते हैं। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी यूनिट का। थैंक यू।